तो इनपुट आउटपुट के लास्ट सेशन में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे और कुछ कहा था कि आप खुद भी पढ़ना। तो कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनको आप लोगों ने खुद पढ़ा वो मैं जानना चाहता हूं पहले, ताकि फिर मैं आगे आपको उसी हिसाब से बताऊं कि कौन कौन सी क्लासेस आपने पढ़ लिया है, कौन कौन सी मुझे पढ़ाना है। बताइए। एक प्रॉब्लम है सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? सर उसको इनपुट और आउटपुट में वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है समझने में, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जब पूरा रामायण खत्म हो जाता है, पूछो सीता जी किसकी पत्नी थी, तो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है ना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले दिन पूछो ना, तो उसको उस चीज़ को दूसरे दिन रिवाइज कर दूंगा। और आज इस लेवल पे पहुंचने के बाद आप पूछोगे इनपुट आउटपुट क्या है, तो फिर उसके लिए मैं क्या कर पाऊंगा? उसके लिए यही कहूँगा दूसरी क्लास होगी, फिर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फिर पढ़ना। रिकॉर्डिंग है फिर सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो, बार बार सुनो, नहीं आ रहा है तो पूछो। क्या या और कोई भी सोल्यूशन है? इसीलिए तो आपको कल मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, आपको इसीलिए नहीं पढ़ाया, कहा कि प्रैक्टिस करो। रीज़न, वो प्रोग्राम बनवाना चाह रहा था मैं आपसे, और मैं कॉल लेके उसको एक एक करके अगर आपको नहीं बताता तो आप बैठते भी नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं। तो ये तो बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना, ये समझ लो कि गैर जिम्मेदाराना मतलब रवैया है, जिसे बोल सकते हैं एक वर्ड में। इस तरह से नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई भाई तभी से होती है जब आप एक एक चीज़ों को समझोगे, पढ़ोगे। और जब जो चीज़, देखो मैंने आज आपसे पढ़ा या पढ़ाया, आपको नहीं आया तो तुरंत पूछने की ज़रूरत, ऑन द स्पॉट पढ़ना है। भाई मेरे पढ़ाने का ही सिद्धांत है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है। तो ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और बताता भी हूँ यही बात आप लोगों को। उसी दिन पूछो, नहीं पूछ सकते अगले दिन पूछ सकते हो भैया, उसी अगले दिन पूछ लो। इनपुट आउटपुट तो ख़त्म कर दिया मैंने। अब एक टॉपिक है, मुझे ऑब्जेक्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ाना है, बाकी तो सब ख़त्म ही है। तो अब आप पूछोगे कि ये क्या है वो क्या है, तो ये तो दिक्कत है ना। बोलो। नहीं सर, वो सर नहीं पूछना था। तो क्या दिक्कत है, क्या पूछना है? बोलो। प्रोग्राम रन करा रहे थे तो दिक्कत आता था, तो इसीलिए पूछ लिए। तो दिखाओ क्या दिक्कत है, वो भी देख सकता हूँ अभी मैं। हाँ ये सर, आगे बाद में ही दिखा देंगे क्लास। बाद में दिखा देना उसको। भाई देखो, आपको मेरे से 2 बार 3 बार 4 बार एरर आता है, तो एरर ही तो सॉल्व करनी, ग्रुप में डालो ना। एरर ग्रुप इसीलिए बना है कि एरर का कन्वर्सेशन करने के लिए। ये क्यों है, कैसे है, क्या रीज़न है, कोई इसको रिप्लाई करेगा, मैं करूँगा, जो खाली है वो कर देगा, है ना। तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। और नहीं सर, मुझको थोड़ी कंफ्यूजन इस चीज की है ना, कि जैसे आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती कुछ है। नहीं है, आउटपुट का मतलब राइट होता है, हाँ, इनपुट का मतलब रीड होता है। याद हाँ, करना तो वो पड़ेगा। उल्टा करने लगता है ना, रीड की जगह राइट कर देता है और राइट की जगह रीड। अरे इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। आप कुछ तो पता है ना, इनपुट आउटपुट पता है ना। अगर आपको रीड राइट करना है, एक बार फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओ, देखो उस पर राइट मेथड चल रहा है। फाइल इनपुट स्ट्रीम का बनाओ, देखो उस पर रीड मेथड चल रहा है, मेथड चलेगा। डॉट लगाने पे मेथड आता है तो ठीक है। अब जैसे मैंने ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम का मान लो ऑब्जेक्ट बनाया, और इस पे मैंने डॉट लगा के रीड मेथड चलाना चाहा, रीड नहीं आ रहा है, और ज़बरदस्ती हम पहले जा रहे हैं और इसमें ऐसे करके अब उसके बाद आगे बढ़ गए हैं,
तो ये तरीका नहीं होता है प्रोग्रामिंग का। कम से कम ये तो देखें कि ये इसमें डॉट लगाने पे पूरा खानदान दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, राइट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रीड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मेथड ही नहीं है इसके पास, तो हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब आउटपुट स्ट्रीम के साथ रीड नहीं होता है। तो तरीका है ना पढ़ने का, ये तो तरीका आपने बनाना पड़ेगा कि इस पे ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है, इस पे राइट हो सकता है नहीं, इस पे रीड हो सकता है कि नहीं, इससे ये काम कर सकते हैं कि नहीं, वो काम कर सकते हैं कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं, समझे। जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बताइए। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि भैया खुल के आओ मैदान में, बिल्कुल डेली बाय डेली जो प्रोग्राम पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसी दिन उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है, एक भी % का कंफ्यूजन है तो फ़ोन करना चाहिए। फ़ोन करके पूछो कि सर इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, कैसे है, क्या कहानी है, क्यों नहीं है, समझ रहे हो ना। मन करे तो घर आ जाओ, है ना। अभी नहीं, अभी तो खैर लॉकडाउन है, अभी आओगे तो गेट भी नहीं खोलूंगा। नहीं सर, आप चाहते हैं कि वो पीठ पे अपनी निशान लेके जाए। पीठ पे निशान लेके जाए, मतलब आप तो मारेंगे नहीं लेकिन मरवाने की पूरी फ्राग। तो ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रीम क्लासेस थी, जो शायद मैंने अगर पहली क्लास में आपको पढ़ाया था तो उसका हमने एक इमेज बनाया था जिसमें आपको सारा बताया था कि ये स्ट्रीम क्लासेस, ये इनपुट स्ट्रीम है, ये आउटपुट स्ट्रीम है कि नहीं। हमारे पास जब हमने आईओ स्टार्ट किया था तो हमने इतने सारे क्लासेस पढ़े थे, और आप मुझे उसमें सहयोग करिए, आप मुझे उसमें बताइए पहली क्लास हमने किस दिन पढ़ी थी, बताएंगे आप लोग। जी सर, फिगर बनाकर बतलाए थे। फिगर बना के बताए थे, लेकिन अगर फिगर नहीं भी मिल रहा है ना तो आप इसको छोड़ दो, आपको ऑनलाइन भी फिगर मिल जाएगा। वो हायरार्की आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं, चलो एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आ गया, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हायरार्की, है ना, ऐसे मिल जाएगा। आपको गूगल पे डालोगे तो आपको जगह जगह ये हायरार्की मिल जाएगी, ये इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, कि ये हमारी स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम इतने पार्ट में ऐसे ऐसे कैटेगराइज्ड है। कहाँ से ओपन करूं? कोई भी ओपन कर लो आप, लेकिन उस तरह से नहीं मिलेगा जैसे मैंने बनाया था। ये तो सर मैंने बनाया था, आपका देख के भेजूं मैं? हाँ भेजो, उसी दिन बनाया था। यस सर, उसी दिन बनाया था। जल्दी भेजो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रीम क्लासेस में तो अलग अलग स्ट्रीम क्लासेस तो मिल रही हैं। भेज दिया सर। ओके, ठीक है। तो कहाँ गया ये, दिख क्यों नहीं रहा है क्लियर? डाउनलोड हो रहा है सर, डाउनलोड कर लीजिए आप। ओपन भी तो होना चाहिए, ऐसे नहीं ओपन होगा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मे भी इंटरनेट उतना, मेरे पे हो रहा है, मेरे पे यहाँ पे हो रहा है, आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है। डाउनलोड ही कर लीजिए आप। मेरे पे ओपन हो रहा है सर, आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, आप डाउनलोड कर लीजिए इसको।
पे डिलीट कर दिएगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया था मतलब हायरार्की। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि ऐसे हायरार्की क्यों मेंटेन होती है, हायरार्की क्यों मेंटेन करी जाती है। आपको बहुत जगह हायरार्की मिलेगी कि ये हायरार्की, फिर ऐसे हायरार्की आपको बहुत जगह मिलेगी। क्यों हायरार्की मेंटेन करी जाती है, क्यों क्लासेस को हायरार्कल मैनर में रखा जाता है। सर जैसे अगर टाइप चेंज करना होगा तो हायरार्की रहेगी, तो हम लोग पेरेंट का बना के बाकी किसी का भी चला सकते हैं। अगर हायरार्की मेंटेन नहीं होगी तो फिर जिसका बनाएंगे उसी का केवल चला सकते हैं। फिर इसमें कोडिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगी थोड़ी। तो सही बताया है, गलत है? नहीं नहीं, देखो हायरार्की का मतलब होता है इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस है, समझ रहे हो। बाइट स्ट्रीम एक क्लास है, इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, आउटपुट स्ट्रीम एक क्लास है, उसके अंदर आने वाली ये सब क्लासेस हैं। तो ये हायरार्की मेंटेन का मतलब होता है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का क्या फ़ायदा होता है, दो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रीयूजेबिलिटी। कि अगर पेरेंट क्लास में कोई मेथड होगा तो वो सारे चाइल्ड के पास आएंगे, है ना। और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड करा जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये सब फायदा होता है। इनहेरिटेंस मतलब हायरार्की, हायरार्की मतलब इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के फायदे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रीयूजेबिलिटी, समझ रहे हो। तो ये फायदा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो मेथड होंगे इनपुट स्ट्रीम में, वो सारे इनपुट स्ट्रीम के पास होंगे। यहाँ पे जो मेथड होगा वो सबके पास होगा, रीयूजेबल होगा, और क्या। और इसके ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट, यानी कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट में रख सकते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। ये आपको एक्सेप्शन में भी मिलेंगी हायरार्की, कलेक्शन में भी मिलेंगी, AWT स्विंग में भी मिलेगा। हर जगह जहाँ मल्टीपल क्लासेस हैं हायरार्की बनाई जाती है ऐसे। फाइल इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर और फाइल राइटर, ये चारों मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, फाइल डेमो यहाँ पे है जिसमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम वगैरह यूज करा गया है। फाइल रीडर एंड राइटर यहाँ यूज करा गया है, ठीक है। फिर आपका आ गया बाइट एरे, फिर आ गया डेटा, फिर आ गया बफर्ड, ठीक है। फिर ये दोनों नहीं पढ़ा है अभी, ऑब्जेक्ट और पाइप्ड, ठीक है। इधर है फाइल रीडर, फाइल राइटर, बाइट एरे रीडर, बाइट एरे राइटर, ठीक है। तो मतलब इधर भी ऑब्जेक्ट रीडर, ऑब्जेक्ट राइटर, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ाया गया है। बाकी ऊपर वाला आप लोगों ने, जैसे यहाँ बफर रीडर, बफर राइटर था, सॉरी बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम था, बफर रीडर, बफर राइटर था, तो मेरे ख्याल से ये हो गया। इसके अलावा और भी मैंने एक क्लास पढ़ाई थी, फाइल क्लास, अगर आपको याद हो, फाइल नाम की क्लास पढ़ा दिया था। तो जी सर। हाँ, प्रिंट स्ट्रीम पढ़ा दिया था, और प्रिंट राइटर के बारे में बता दिया था कि प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट राइटर में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि प्रिंट स्ट्रीम ये बाइट स्ट्रीम को सपोर्ट करती है और प्रिंट राइटर यूनिकोड को सपोर्ट करता है, कैरेक्टर स्ट्रीम होता है। उसके बाद भी प्रिंट एलन है, इसके बाद भी प्रिंट एलन है। हाँ जी सर, डेटा रीडर नहीं मिला मुझे, और डेटा राइटर। डेटा रीडर और डेटा राइटर, डेटा इनपुट नहीं होगा फिर उसके अंदर, या तो किसी दूसरे चाइल्ड क्लास के अंदर होगा वो डेटा रीडर। यहाँ पे ऐसे टाइप कर लो ना, डेटा रीडर होगा तो यहाँ दिख जाएगा, ऐसे होना चाहिए डेटा रीडर। ये नहीं होगा तो डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, डेटा रीडर नहीं होगा भाई, डेटा इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा डेटा रीडर, डेटा राइटर। आपको सीक्वेंस वाला भी नहीं मिलेंगे, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम यहाँ नहीं मेंशन्ड है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। रीडर राइटर में बताओ, फाइल रीडर, फाइल राइटर,
मैंने आपको कहा था कि जैसे मैंने बाइट एरे रीडर, बाइट एरे राइटर चलाया था, कैर एरे रीडर, कैर एरे राइटर आपने चलाया था, कैर एरे यस रीडर, सर, कैर एरे राइटर। हाँ जी, चलाया था। चला लिया था, हो गया था। ये इसको भी तो मैंने बता दिया था आपको, कैर एरे रीडर, कैर एरे राइटर। बफर्ड रीडर, बफर्ड राइटर कहा था कर लीजिएगा, किया था सर, जी सर। यार। प्रोग्राम सब एक ही तरह से हैं, बस ऑब्जेक्ट ही तो बदलना बदल जाता है, और क्या। देखो हाँ बफर सर, रीडर का भी उसमें प्रोग्राम बनाया ही था आपके लिए। हाँ, और उसमें कोई वो दिक्कत नहीं हुई थी, बस दिक्कत यही हो रही थी कि ये मिल नहीं रहा था, डेटा वाला नहीं मिल रहा था और वो नहीं मिल रहा था जो एक और। क्लासेस नहीं मिल रही हैं, मतलब नहीं है खोजने से। हाँ, वो मैंने देखा नहीं ना, पहले तो बना लिया और लिखता चला गया, उसके बाद जैसे ही वो हुआ वही आईडी एरर में दिखाने यार, लगा। आईडी में जहाँ पे आईडी में एरर नहीं हो ना बना रहा वहीं था रुक ना मैं जाया सर, करो। ऐसा नहीं, इन आईडी में नहीं बनाया था वो। हाँ, आईडी में ही प्रोग्राम बनाओ। अब आप आईडी में आ जाओ, अब आप नोटपैड भूल जाओ। अब आप नोटपैड एकदम यूज ही मत करो। ऊप्स ख़त्म होने के बाद, पैकेज ख़त्म होने के बाद मैं नहीं प्रेफर करता अब आईडी में, सॉरी उसमें नोटपैड में। आईडी, इक्लिप्स, नेटबीन्स, इंटेलिजे जो भी है उसमें काम करो खूब, उससे फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रीम पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, है ना। इसको मैं पढ़ा देता हूँ। और फिर पाइप्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा इनपुट आउटपुट में, है ना। ये टॉपिक ख़त्म ही है, फिर उसके बाद फिर आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग जो भी है उसके बारे में स्टार्ट है। पाइप्ड वो नहीं है। हाँ, हाँ, पाइप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी बात यह है कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि आपका एक सिस्टम चल रहा है इंडिया में और एक चल रहा है यूएस में। ये इंडिया का सिस्टम है, ठीक है, और ये यूएस का सिस्टम है। आप इंडिया वाले सिस्टम से डेटा मतलब राइट करना चाहते हो, यहाँ से आपने राइट करा और यहाँ पे उसी डेटा को रीड करना चाहते हो। यहाँ से डेटा राइट करा और यहाँ डेटा रीड हो जाए, ऐसा करना चाहते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। नेटवर्किंग के माध्यम से ऐसा पॉसिबल है। नेटवर्क इस्टेब्लिश करा के यहाँ से डेटा राइट करा के यहाँ पे भेजा जाए, ठीक है। तो समस्या ये आ गई कि अगर हम यहाँ पे डेटा ले जाएंगे तो डेटा हमारा मान लो स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो स्ट्रिंग तो हमारा डायरेक्ट यहाँ जाएगा नहीं नेटवर्क पे, समझ रहे हो ना। तो स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करने को पड़ेगा बाइट्स में, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट गेट बाइट्स मेथड हम चला के इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने नेटवर्क पे भेजा। अब जब हम स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट करके नेटवर्क पे भेजते हैं नेटवर्क के माध्यम से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा नेटवर्किंग का कंसेप्ट यूज करते हुए बाइट्स को उठा के आप डेस्टिनेशन एंड पे मतलब यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, कहने मतलब ये है। लेकिन यहाँ सिनेरियो बदल गया। स्ट्रिंग को बाइट में तो कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है और क्लास का नाम है एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई क्लास के अंदर डेटा है, जैसे नेम है, जैसे एज है, जैसे एड्रेस है, ऐसा कोई डेटा है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे हमने बनाया एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई। और मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉई क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है उसमें, भाई एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनते हैं उसके सारे इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ डेटा इनिशियलाइज कर दूंगा तो वो डेटा उसके कंस्ट्रक्टर के माध्यम से इंस्टेंस वेरिएबल में पहुँच जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक हमारे इंडिया वाले मशीन का जो ऑब्जेक्ट है वो यूएस वाले मशीन में जाके स्टोर हो जाए। इनकी ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराना है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे ट्रेवल हो जाए? तो कोशिश करना आप कि ऑब्जेक्ट जो है नेटवर्क पे ट्रेवल कर दो। पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे कैसे ट्रेवल हो सकता है? नेटवर्क पे बाइट्स ट्रेवल होते हैं। स्ट्रिंग पे गेट बाइट्स मेथड चल जाता था, स्ट्रिंग को बाइट में हम कन्वर्ट कर लेते थे स्ट्रिंग पे गेट बाइट्स मेथड चला के। लेकिन यहाँ समस्या आ गई कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे नेटवर्क पे भेजें, समझ रहे हो ना।
तो इस ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रीम में बदलना पड़ेगा कहीं न कहीं। जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में बदलेगा नहीं तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। और ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में बदलने वाले ही प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन एक टर्म आज आप पढ़ रहे हो, कौन सा टर्म पढ़ रहे हो? सीरियलाइजेशन, SERILIZATION, सीरियलाइजेशन। ठीक है, मे भी स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होगा, अभी जब इक्लिप्स में उसमें लिखेंगे तो सही लिख देंगे, ठीक है ना। तो सीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सीरियलाइजेशन, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रीम is nothing but a serialization. Now the question is why we are converting the object into the stream. So the answer is we wanted to traverse the object over the network. हम एक ऑब्जेक्ट को एक मशीन से नेटवर्क पे ट्रेवल करते हुए दूसरे मशीन पे लेके जाना चाहते हैं। हम ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराने के लिए ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना हमारे लिए जरूरी है। क्वेश्चन यह है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में कैसे बदले। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग होता तो बाइट्स गेट बाइट मेथड चला देते। गेट बाइट मेथड स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है नहीं कि कोई तरीका है, या आप ही सर्च करना कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करा जाए। ठीक है, तो जावा ने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलोगे तो इस प्रोसेस को हम सीरियलाइजेशन बोलेंगे। मतलब इस कंसेप्ट को सीरियलाइजेशन बोला जाता है। और एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलने के लिए आप जो सीरियलाइजेशन प्रोसेस करते हो ये कॉस्टली प्रोसेस होता है और ये हर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे जाएगा तो मे बी इसके अंदर जो भी डेटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट के साथ डेटा होगा। कौन सा डेटा होगा? इंस्टेंस वेरिएबल से रिलेटेड जो डेटा होगा वो डेटा नेटवर्क पे जाएगा तो वहाँ नेटवर्क पे डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की स्टेट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डेटा इंडिया वाले कंप्यूटर में है वही सेम डेटा यूएस वाले कंप्यूटर में जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्टेट मैनेज हो, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैनेज हो, है ना। उसके लिए हम सीरियलाइजेशन करेंगे। और वो सीरियलाइजेशन को मैनेज करने के लिए ये एक कॉस्टली प्रोसेस है। इस चीज़ को मैनेज करना एक कॉस्टली प्रोसेस है, स्टेट को मैनेज करना। और जावा ने कहा कि ये हम हर एक ऑब्जेक्ट पे ये फैसिलिटी नहीं देंगे कि सीरियलाइजेशन एप्लीकेबल हो। इसके लिए जेवीएम को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जेवीएम एक्स्ट्रा एफर्ट तभी लगाएगा जब आप बोलोगे। और वो बोलोगे कैसे? उसके लिए हम अपने जेवीएम को कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे जिसके माध्यम से हम बताएंगे कि ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसका सीरियलाइजेशन कर दो। क्योंकि अभी तक हम हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम चलाते थे, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे सीरियलाइज करना है? तो इसके लिए इस क्लास को हम एक इंटरफेस से इंप्लीमेंट करा देंगे, दैट इज सीरियलाइजेबल इंटरफेस। सीरियलाइजेबल इंटरफेस, सीरियलाइजेबल एक ऐसा इंटरफेस होता है जिस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के बाद इस बात की 110% की गारंटी होती है कि ये सीरियलाइजेशन उसका होगा। और जिसका भी सीरियलाइजेशन होगा, और सीरियलाइजेशन करने का पर्पस ही यही होता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को मैनेज करना, ऑब्जेक्ट्स को नेटवर्क पे ट्रेवल करना, ताकि इस मतलब ऑब्जेक्ट को मतलब नेटवर्क पे ट्रेवल करा के नेटवर्किंग के माध्यम से, है ना, यहाँ पे नेटवर्किंग का पूरा कंसेप्ट यूज करते हुए इस ऑब्जेक्ट्स को, सोर्स वाले इस ऑब्जेक्ट को डेस्टिनेशन एंड तक यहाँ पे हम क्या करा पाएँ? रीड करा पाएँ। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में बदलना सीरियलाइजेशन होता है, और फिर से स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना डीसीरियलाइजेशन होता है। यानी कि जो स्ट्रीम जा रही है, ये जो स्ट्रीम है ये कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारे प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट्स को पहले स्ट्रीम में बदला गया, नेटवर्क के माध्यम से स्ट्रीम को फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। इस मशीन से जो डेटा है इस मशीन पे पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? जब इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में बदला जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में बदलने वाले प्रोसेस को ही सीरियलाइजेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रीम इज नथिंग बट अ सीरियलाइजेशन। और सीरियलाइजेशन केवल उन्हीं क्लासेस का होता है जो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। अब बात यह आ जाती है कि सर इसको स्ट्रीम में बदल के डाटा कैसे राइट कराया जाए, कैसे भेजा जाएगा? तो इसके लिए एक और चीज़ों का यूज होगा, दो चीज़ों का। एक होगा आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम
और एक होगा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का मेथड होता है राइट ऑब्जेक्ट। राइट ऑब्जेक्ट में हम अपने ऑब्जेक्ट को उठा के दे देंगे, बस वो राइट ऑब्जेक्ट मेथड ये चेक करता है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है क्या वो सीरियलाइजेबल टाइप का है, सीरियलाइजेबल टाइप का है। अगर सीरियलाइजेबल टाइप का है तो भैया इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करके इसको डेस्टिनेशन एंड पे राइट करा दो। समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इम्प्लीमेंट्स कराएंगे SERILIZABL सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो अगर आपको याद हो तो जब हम जावा बीन पढ़ रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि भाई सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। मैंने कहा जावा बीन मस्ट बी इम्प्लीमेंट द सीरियलाइजेबल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि जावा बीन भी एक टेम्पलेट ही क्लास होती है, एक पोजो क्लास होती है, एक रीयूजेबल क्लास होती है। उसका भी तो कभी ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको भी तो कभी नेटवर्क पे ट्रेवल कराने की जरूरत पड़ सकती है और पड़ती ही है। तो मान लो उसको नेटवर्क पे ट्रेवल कराया जाएगा और सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं करा रहा होगा, उसका डेटा लॉस हो जाएगा और वो सीरियलाइजेबल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो सीरियलाइजेबल प्रोसेस दो बातें हैं, पहला है वॉइस सीरियलाइजेशन और दूसरा है वॉइस सीरियलाइजेबल। तो दोनों का मतलब समझो, मैं फिर से बता रहा हूं। सीरियलाइजेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, डी सीरियलाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में बदलना सीरियलाइजेशन, स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में बदलना डी सीरियलाइजेशन। सो सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा आता है। सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रीम एंड डी सीरियलाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सीरियलाइजेशन। ठीक है। वाई सीरियलाइजेशन? द सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू traverse the object over the network. Serialization process requires to convert the object into the stream so that we can traverse it on the network and traverse our object from one place to another place. ठीक है? Whenever we are traveling our objects from one place to another place, in this situation there may chances to ऑब्जेक्ट हैविंग द डेटा कैन बी लॉस्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास डेटा है, मे बी ऐसा है कि वो लॉस हो सकता है, मे बी ऐसा है कि वो लॉस हो जाए। तो वो डेटा लॉस ना हो इसीलिए इसको हम सीरियलाइजेशन कर लेते हैं। इसका मतलब देखो, सीरियलाइजेशन का दो पर्पज याद रखना, ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराना और ऑब्जेक्ट की स्टेट को मैनेज करना। ऑब्जेक्ट का स्टेट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डेटा जो डेटा यहाँ पे है वही डेटा वहाँ हो। और इस डेटा को मैनेज करने के लिए, इस डेटा को कह सकते हो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए सीरियलाइजेशन होना जरूरी है, सीरियलाइजेशन प्रोसेस करना जरूरी है। सीरियलाइजेशन के दौरान ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे ट्रेवल होते हुए डेस्टिनेशन पे जो डेटा यहाँ होगा वही डेटा वहाँ होगा, जिससे उस ऑब्जेक्ट की परसिस्टेंसी मेंटेन होगी। परसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेट मैनेज करना, जो स्टेट यहाँ है वही स्टेट वहाँ हो। जैसे मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरा जो नाम है, जो नाम यहाँ है वही नाम अगर मैं अपने गांव जाता हूं वही चीज होनी चाहिए। तो वो हमारे लिए हो गया कि हमारी स्टेट मैनेज हो रही है, परसिस्टेंसी मैनेज हो रहा है, परसिस्टेड डेटा को परसिस्ट करना। ठीक है। और अगर तो सीरियलाइजेशन क्यों जरूरी है? पहला, ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट की परसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ऑब्जेक्ट की स्टेट को मेंटेन करने के लिए, ऑब्जेक्ट के डेटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक। अच्छा, लेकिन सीरियलाइजेशन प्रोसेस को जेवीएम तभी करता है या उन्हीं क्लासेस पे करता है जो क्लासेस सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। आपको पता है स्ट्रिंग जो होती है, जब हम गेट बाइट मेथड चलाते हैं, बाइट्स मिल जाता है, वो नेटवर्क पे चला जाता है। आपने कहा तब तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग क्लासेस इंटरनली सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं, स्ट्रिंग क्लासेस करती हैं। एरे जो हमारी प्रॉक्सी क्लास होती है एरे के केस में, वो भी सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट करती है। जावा में हर वो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा जो चाहता है कि भैया उसका सीरियलाइजेशन हो। तो सीरियलाइजेशन एक कॉस्टली प्रोसेस होता है जिसको करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट जेवीएम को लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कराना जरूरी होता है। बट सीरियलाइजेबल जो होता है ये एक मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेसेस वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी मेथड नहीं होता। ऐसा होता है ना कि इंटरफेस में मेथड्स की डिक्लेरेशन पड़ी होती है, फिर उसे ओवरराइड करना पड़ता है। तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस में एक भी मेथड नहीं है भाई,
और हमें कोई मेथड ओवरराइड करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस इंप्लीमेंट करा देना और कुछ नहीं करना है। फिर बात आ जाती है कि जब उसके अंदर कोई मेथड ही नहीं होता तो इंप्लीमेंट क्यों कराएं भाई, क्या ज़रूरत है। तो और उसके करने से क्या फ़ायदा हो जाता है, तो ऐसे समझ लो कि जैसे मेरी एक क्लास है एम्प्लॉई, अभी मान लो ये serializable को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, और अगर कहीं पे भी मैं इसको चेक करूं कि E इज़ द इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉई, तो E इज़ द इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉई ट्रू आ जाएगा, E इज़ द इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, ऑब्जेक्ट क्लास को बाय डिफॉल्ट। तो दिस E इज़ द इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो एंड E इज़ द इंस्टेंस ऑफ object also, but this E is not an instance of student, but this E is the not instance of serializable, समझे। तो अगर मैं यहाँ पे implements करा देता हूँ और फिर ये चेक करा जाएगा कि क्या ये E इंस्टेंस है serializable का, तो कहेगा yes। तो बस जो JVM के अंदर ऐसी कोडिंग करी गई है कि बस वो चेक करता है कि क्या ये इसका serializable टाइप है, अगर इसका टाइप serializable हो तो फिर ये काम हो जाए, नहीं तो ये काम ना हो, इस तरह से करा गया है। तो जो मार्कर इंटरफेसेस होते हैं वो केवल मार्क करने का काम करते हैं, वो बता देते हैं, वो मतलब कह सकते हो कि मार्कर इंटरफेसेस से मार्किंग का काम करा जाता है, और जिसकी डेफिनेशंस कहीं और पड़ी होती है, यानी कि JVM पे पड़ी हुई है, और JVM आपकी यानी कि जो राइट ऑब्जेक्ट मेथड होगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का, जिसमें हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट डालेंगे, उस राइट ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करके वो चेक करेगा कि क्या उसका टाइप सीरियलाइजेबल है, दिस इज द इंस्टेंस ऑफ serializable, अगर है तो इसका सिरिलाइजेशन कर दो, इसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करके सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन पे भेज दो, फिर वो काम हो पाता है। तो मार्कर इंटरफेसेस की यही कहानी होती है, उनकी डेफिनेशन कहीं पे पड़ी होती है और फिर वो उस पर वर्क करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। तो मार्कर इंटरफेसेस जावा में बहुत सारे हैं, serializable भी मार्कर इंटरफेस है, और कौन सा है, क्लोनेबल भी है, नहीं उसके पास तो क्लोन मेथड है, रिमोट इंटरफेस है, मार्कर इंटरफेस है, और कौन सा है, भी बहुत सारे, एक्सटर्नलाइजेबल भी एक है, ठीक है। देख लेना जो जो भी इंटरफेस है जिसमें मेथड नहीं है और जीरो मेथड है तो वो मार्कर मतलब इंटरफेस की कैटेगरीज में आते हैं, विच हैव नो एनी मेथड। तो व्हाट इज serialization रवि, व्हाट इज serialization एंड डीसerialization? सर ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए डेटा पर नेटवर्क पर ट्रेवल कराने के लिए सीरियलाइजेशन तो बोलते सारा हैं। चीज बोल दे। तो अरे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज serialization, तो बोलो serialization इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रीम। व्हाट इज डीसerialization, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रीम इनटू द ऑब्जेक्ट। ठीक, बस इतना ही बोलना है, क्यों फालतू बोलते हो। ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम बदलना serialization है, स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बदलना डीसerialization है। वाई serialization, serialization की जरूरत क्यों है? टू ट्रेवर्स द डेटा ओवर द नेटवर्क, टू ट्रेवर्स द ऑब्जेक्ट ओवर द नेटवर्क, and second to maintain the persistency of an object. What is the persistency? The state of an object, to maintain the state of an object. State means what? Data. ठीक है, बस। And why serializable? Why serializable interface is required? Because serialization केवल उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है जो serializable इंटरफेस टाइप का हूं, जो serializable इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हूं। That's it. बोलो भाई, तो यही है serialization serializable की कहानी। सर डीसerializable कैसे होगा? वहाँ पहुँच के डीसerializable नहीं, डीसerialization, serializable एक ही इंटरफेस होता है। सॉरी ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से रीड ऑब्जेक्ट मेथड वहां चल जाएगा। ठीक, यस सर। परवेज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ सर। कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। बहुत सही, गजब। सर एक बात सर, ऐसे एटीएम में वर्क करता है सर, यहाँ से हम लोग पिन कोड डालते हैं, ये भी तो होता होगा नेटवर्क के थ्रू से जाता होगा पिन कोड, ये बैलेंस चेक करता होगा, अगर वहां मिल गया एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जाता होगा और वहां से
विड्रॉ हो गया तो सब जगह दिखाता यार है। नेटवर्क। आपको जब शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई थी, बोला गया था ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, सारा खेल ऑब्जेक्ट का ही होता है। सर्वर पे ऑब्जेक्ट्स ही, नेटवर्क पे ऑब्जेक्ट्स ही इधर उधर जाते हैं, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट्स के ही थ्रू डेटा इधर उधर जाता है, ऑब्जेक्ट से ही डेटा राइट होता है, ऑब्जेक्ट से ही रीड होता है, ऑब्जेक्ट्स ही नेटवर्क पे ट्रेवल होते हैं। बिल्कुल सारा खेल ऑब्जेक्ट का ही होता है। सर और आपने ये बताया सर, मतलब मैं अपना कंप्यूटर में लिखूं और तुम्हारा कंप्यूटर में मैं राइट करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ बोले थे। हाँ तो तुमने भी बहुत सारा चीज बोला था, लेकिन अभी तुमने किया नहीं है। तुमने बोला था कि जो है कि अरे सर गाय का आप ही घुमाते हो। भैंस का दूध पिलाओगे, लेकिन तुम पिलाए नहीं अभी। हाँ, हाँ पिलाऊंगा सर, जल्दी पिलाऊंगा। अभी तुम्हारे यहाँ भैंस आवाज आ रही थी। तुम्हारे यहाँ सर है क्या? गाय है मेरा पास, भैंस नहीं है। अच्छा है, गाय ठीक है। है। ठीक है, अरे करेंगे भैया, शांति रखिए, बिल्कुल करेंगे। सर दिमाग से काम ले रहा है वो, फायदा दोस्ती के, ताकत की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ये टॉपिक नेटवर्किंग में करेंगे। जब नेटवर्किंग पढ़ोगे ना आप, तभी आपको समझ में आएगा कि इन्हीं आईओ की फंक्शनलिटी को, जैसे अभी हम फाइल में रीड राइट कर रहे हैं, कभी हम बफर में कर दे रहे हैं, कभी लाइन बाय लाइन कर दे रहे हैं, कभी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर दे रहे हैं, है ना? अभी तो रीड राइट कर रहे हैं बस, लेकिन इस रीड राइट को आप जहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वहाँ कर लो, सॉकेट में कर लो, नेटवर्क पे कर लो, बफर मतलब क्या नाम है, सर्वलेट में कर लो, जैसे ब्राउजर में कर लो, जहाँ आपको करना है। ठीक है, तो उसको तो आप अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। तो देखिए, मैंने एक क्लास बनाया और यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग वेरिएबल। तो पता है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम टाइप, नेम वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, और स्ट्रिंग क्लास ऑलरेडी सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करती है। तो अगर मैं अब इस टाइम पे एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और इसको नेटवर्क पे ट्रेवल कराऊं तो हो जाएगा, और इसका सीरियलाइजेशन भी पॉसिबल है, और इसका स्टेट मैनेज होगा, इसका डेटा मैनेज होगा। जो डेटा सोर्स में होगा वही डेटा डेस्टिनेशन में होगा। मुझे कोई सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरा नेम का टाइप स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्लास इंटरनली सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करती है। जाके चेक कर लेना। कई बार ऐसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि स्ट्रिंग क्लास किस क्लास को एक्सटेंड करती है और किस किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। समझ रहे हो? ऐसे जालिम क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, साथ में सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और एक कंपेरेबल इंटरफेस होता है, कैर सीक्वेंस होता है, इन सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। ये देखो, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती है, सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैर सीक्वेंस, इनको मतलब क्या नाम है, इम्प्लीमेंट्स करती है। तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। लेकिन अगर मैं यहाँ नेम लिखता हूँ तो ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा, इसके अंदर का डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ सीरियलाइजेबल। ठीक है, आईओ पैकेज में है। और इसी वजह से जो पोजो भी हम बनाते थे, बीन्स बनाते थे, उसको भी सीरियलाइजेबल से इम्प्लीमेंट कराते थे। इस इंटरफेस में कोई भी मेथड्स नहीं है, नो मेथड अवेलेबल इन सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो सीरियलाइजेबल is a class enable you to implementing the serializable interface, that class not have implementing the फलाना डिमागा वगैरह वगैरह, है ना, जो भी कहानी है। तो एक वर्ड होता है परसिस्टेंसी, याद रखना। परसिस्टेंसी मतलब टू मेंटेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब डेटा, डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो बस ये दो डेटा रहने देते हैं, वैसे तो हम बहुत सारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और बात बताएं आपको, मज़ेदार बात यह है कि मान लो मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है इंट, एज है, रोल नंबर है, एज है, आईडी है, और मैं चाहता हूँ, अच्छा अब देखो मेरे पास एक क्लास में कितने ऑब्जेक्ट डेटा हो गए, 3। अब जब भी मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये सारे डेटा परसिस्ट होंगे या नहीं होंगे? बताओ मुझे, बोलो भाई। सारे डेटा परसिस्ट होंगे नेटवर्क पे, मतलब सबकी स्टेट मैनेज होगी? हाँ सर, बिल्कुल मैनेज होगी। हैं? बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो सबकी स्टेट अगर मैनेज होगी तो अगर मैं चाहता हूं कि नेम और एज का स्टेट मैनेज हो, आईडी का ना हो, तो कोई तरीका है कर सकते हैं ऐसा? हैं? नेम और एज का मैनेज हो, आईडी का ना मैनेज हो?
तो कोई तरीका है ऐसा कर सकते हैं? हाँ, टू मेक दिस वेरिएबल एज अ ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट एक ऐसा कीवर्ड होता है जो किसी भी डेटा के आगे लगाने से उस पर्टिकुलर डेटा का सिरिलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता है, वो उसकी स्टेट मैनेज नहीं होती। सो व्हाई वी रिक्वायर द ट्रांजिएंट वेरिएबल? सो अगर हमारे एक क्लास में सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गया और मैं चाहता हूं कि भैया मेरे क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, है ना, उसके ये पर्टिकुलर डेटा सीरियलाइजेशन में हिस्सा ना ले, उसका डेटा प्रोसेस ना हो, तो मेक इट ट्रांजिएंट, इसका डेटा लॉस हो जाएगा। ट्रांजिएंट इज नॉट सीरियलाइज्ड, सिंपल सा मतलब है। क्लास बनाया मैंने एक और ऑब्जेक्ट आईओ, मतलब ऑब्जेक्ट इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। सर स्ट्रिंग को कर सकते हैं सर, इनको वो तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल को, वहां पर लिखने का ट्रांजिशन लेगा। तो स्ट्रिंग क्लास कर रही है ना, स्ट्रिंग क्लास कर रही है ना, तो अगर उस क्लास के वेरिएबल के आगे ऐसे लगा देंगे, हाँ मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगा, ये भी सीरियलाइज नहीं होगा। ठीक, अभी कर लेते हैं अभी। ठीक है, हमने ट्राई लगाया और ट्राई कैच लगा लिया, और फिर हमने यहाँ पे कर लिया ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम किसी भी आउटपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर ले रहा है, यानी कि इसके अंदर न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट जा सकता है, समझ रहे हो? तो मैं एक फाइल में डेटा को सेव कर देता हूँ, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर एक फाइल का एड्रेस दे दूंगा जहाँ पे हमें डेटा ले जाना है। और अगर फाइल का एड्रेस ऐसे देना है तो ठीक है, नहीं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऐसा भी कंसेप्टर है जो फाइल टाइप का पैरामीटर लेता है। देखो ये दिख रहा है फाइल, तो मैं न्यू और फाइल करके भी फाइल क्लास का कोई ऐसे पैरामीटर दे सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन है, समझ रहे हो ना? मतलब आप फाइल डायरेक्टली भी ऐसे दे सकते हो और इस तरह से भी दे सकते हो, ऑप्शन आपके पास है। इस पाथ को कॉपी करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो और फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है फिर फाइल यूज करो, डायरेक्टली भी पाथ दे सकते थे आप। चलो मैंने दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, अभी फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फिर हमने बनाया एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे ले लिया नेम सूर्या, एज सर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम जो है सर, साल। हाँ बोलते जाओ। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का भी पैरेंट क्लास है। क्या कह रहे हो? इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम पेरेंट क्लास है, मतलब नहीं समझा मैं। हाँ, आउटपुट स्ट्रीम पेरेंट क्लास है और उसी का चाइल्ड क्लास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। हाँ ठीक है, राइट ऑब्जेक्ट, देखो ये मेथड है राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना ये, और इसके अंदर हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। प्लस एंड क्लोज, ठीक है। और उसके बाद हमने यहां से लिखा भैया, अच्छा ये एक बार देखते हैं चला के, बस इतना ही है ना। चल गया माई ऑब्जेक्ट, कहाँ गया?
ये फाइल बन गई। स्ट्रीम होगा ना तो ये दिखेगा नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक्चुअली ये दिखता नहीं ना ऑब्जेक्ट जाता है तो वो दिखता नहीं। स्ट्रिंग होता था तो डायरेक्टली दिख जाता था, तो रीड करना पड़ेगा यार। ये ऑब्जेक्ट फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, and then here also object input stream और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का मेथड होता है रीड ऑब्जेक्ट, ठीक। और रीड ऑब्जेक्ट मेथड क्या रिटर्न करता है? ये शायद रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा, लेकिन मुझे पता है इसमें एम्प्लॉय है तो इसको मैं एम्प्लॉय टाइप के वेरिएबल में टाइप कास्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका नाम EMP रख दिया मैंने, ठीक। और बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कोई मेथड बना लूँ तो और आसान है, बस ई डॉट शो कॉल कर दूंगा, हो जाएगा। यहाँ पे कोई मेथड बना लो, पब्लिक वाइड शो, है ना, और यहाँ लिख दो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नेम हो गया, एज हो गया और आईडी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से बस हमें एक ही मेथड कॉल करना पड़ेगा, emp डॉट शो, काम हो जाएगा। ये देखिए ये तो सारा डेटा आ गया भाई, नेम भी आ गया, एज भी आ गया। ओ ट्रांजिएंट हटा दिया था ना, आईडी भी आ गई, ट्रांजिएंट हटा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से हमने ट्रांजिएंट बना दिया और फिर चलाया। अब देखो ट्रांजिएंट की डेटा हो गई लॉस्ट, ट्रांजिएंट वाले की डेटा क्या हो गई? लॉस्ट हो गई, ठीक है जी। अब मैं स्ट्रिंग को ट्रांजिएंट बना देता हूँ, ठीक है, इसका टाइप ट्रांजिएंट बना देता हूँ और चलाता हूँ, उसका डेटा भी नल आ गया, देख रहे हो। अच्छा जी, और एक काम और करता हूँ, मैं ना किसी भी वेरिएबल को कुछ भी नहीं बनाता हूँ, मतलब सब कुछ छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ से सीरियलाइजेबल जो है ना, इसे हटा देता हूँ और फिर इसको चलाता हूँ। तो और देखो मैंने किसी को ट्रांजिएंट कुछ नहीं बनाया है, और फिर चलाऊँगा यहाँ पे चलाऊँगा, सारा डेटा नल आ जाएगा, सब कुछ नहीं, कुछ परसिस्टेंट नहीं हुआ, नल भी नहीं आया, डेटा ही नहीं आया, यानी कि सीरियलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। यानी कि सीरियलाइजेबल, अगर सीरियलाइजेबल टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका सीरियलाइजेशन हुआ ही नहीं, वो फाइल में पहुंचा ही नहीं। हाँ, ये राइट ऑब्जेक्ट मेथड चला ही नहीं, है ना। इसमें मे भी ये पुराना डेटा हो, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो भाई। तो सीरियलाइजेशन प्रोसेस केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का होता है, सीरियलाइजेशन केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का होता है जो डेटा नेटवर्क पे जिस क्लास का टाइप जो है सीरियलाइजेबल टाइप का होता है। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट्स कर लिया और यहाँ पे लिख दिया सीरियलाइजेबल। अब इसी प्रोग्राम को चलाया तो सारा डेटा जो है सीरियलाइज्ड हो गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट अब नेटवर्क पे जा सकता है, आ सकता है। सर हाँ, वो जा रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है उसमें। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो फाइल खोलिए, फाइल के अंदर जो डेटा अभी तो वो वैसे ही दिखेगा, वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखता है, कुछ डेटा दिखता नहीं है। अच्छा, इनक्रिप्टेड ही में रहता है वो। हाँ बिल्कुल, वैसे अगर रीड करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है।
दूसरा चीज, अगर यहाँ हाँ ड्राइव कराने एक ही करके, हाँ सर आपने आउटपुट सॉरी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम जो लिखे, तो सर इसी तरीके से कर सकते, सिर्फ रिलायजेबल की और भी तरीका हो सकता है सर, मतलब होल्ड करवाना, उसके बाद लगाना चलाना? नहीं नहीं, यही तरीका है, राइट ऑब्जेक्ट रीड ऑब्जेक्ट होता है और कुछ नहीं होता है। अच्छा, नहीं वही एक ऑब्जेक्ट को लेने के लिए और सिरियलाइजेबल चेक करने के लिए ये इसके लिए स्पेशली ही क्लास बनाई गई ना, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। एक ऑब्जेक्ट रीडर ऑब्जेक्ट राइटर मिलेगा तो वो रीडर टाइप का वैल्यू ले लेगा, रीडर और राइटर होगा। ये सीरियलाइजेबल के लिए ही बनाई है क्लास ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही समझने चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए। सर अगर फाइल में डेटा सेव कराने से पहले उसका फॉर्म कोई और बदल दे तब हो पाएगा? फाइल में सेव कराने से पहले यहाँ ये जैसे हाँ क्या रखते हैं? नहीं मतलब जैसे इनक्रिप्ट होके जाता है डेटा। ना वो तो अगर उससे नहीं, वो ऐसे ही जाएगा। किसी भी अगर टेक्स्ट भी कर दोगे तब भी वो नहीं दिखेगा, वहाँ डेटा नहीं दिखता। नहीं वो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ इसका कोई और वो नहीं है कि अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं दिखता है, वो ऑब्जेक्ट्स जाता है ना, तो इसलिए नहीं दिखता है, हमने नहीं देखा है आज तक। अच्छा, ऑब्जेक्ट जाता है इसलिए नहीं दिखता। बट जिसको जरूरत है तो इनपुट स्ट्रीम का सहारा ले, वो फर्दर उसको देख ले वो, ठीक है। ये तो फाइल में रीड राइट हुआ होगा ना? हाँ, राइट हुआ है तो उसी को रीड कर लेगा और क्या। तो फाइल देख सकते हैं सर, रीड राइट हुआ हुआ? अरे क्यों नहीं देख सकते हो भाई, फाइल ये नहीं दिखी थी अभी, वहां बनी हुई थी राइट होके। डाटा देखते हो उसका? कह तो रहा हूँ नहीं देख सकते हैं भाई डेटा, कितने बार बोल दिया, वो इनक्रिप्टेड डेटा वहां पे होता है जो नहीं दिखता है। अब कैसे बोलूं, कितनी बार बोलूं? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे रीड कर रहे हैं आप, ठीक है, ये जैसे रीड कर रहे हैं, इसके बाद अगर एक वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट तब भी अच्छा जाएगा, तो वही ऑब्जेक्ट ही अगर डेटा भेजना चाहें तो ऑब्जेक्ट ही जाएगा कि डेटा जा सकता है? नहीं भैया, ये डेटा जो राइट वाला मेथड है ये ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर ले रहा है, देख रहे हैं आपको? ठीक है, चलिए अब बात ये है कि आपने ये भी देख लिया कि सीरियलाइजेबल भी और परसिस्ट नहीं करना है तो ट्रांजिएंट बना दो, है ना, ये भी बात रहे याद। ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है। और दूसरी चीज, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई स्टैटिक वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, तो क्या स्टैटिक चीजें सीरियलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा लेती हैं? तो ये भी हिस्सा नहीं लेती हैं, क्योंकि स्टैटिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं से कोई डेटा रख देता हूँ x=10 और इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट होके दिख जाएगा। प्रिंट होके दिखेगा जरूर, बट इज नॉट पार्ट ऑफ सीरियलाइजेशन। और दिख इसलिए जाता है क्योंकि यार आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो क्लास की मेमोरी में लोड होते ही उसको मेमोरी मिल जाती है। इसको मेमोरी तो मिल ही जाती है ना, तो वो इस बार जब आप सीरियलाइज करते हो तब भी वो मेमोरी में आ जाता है, डिसीरियलाइज करते हो तब भी आ जाता है, तो डेटा दिख जाता है। बट स्टैटिक चीज़ें अगेन ऐसा बोला जाता है कि वो सीरियलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि सीरियलाइजेशन ऑब्जेक्ट का हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं ना गया, तो फिर लेकिन स्टैटिक जो है ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए वो डेटा उसका दिख जाता है। डेटा दिख गया तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि इसका भी सीरियलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा वो चीज़ आपको बता दूँ, ठीक। सर आपने स्टैटिक डाटा को सर वहाँ पर कैसे कॉल कर लिए? ये तो इससे कॉल कर रहा हूँ ना, इससे कॉल कर रहा हूँ मैं, ये तो यहाँ पे कॉल किया है मैंने। और एक क्लास का डेटा है, डायरेक्टली कॉल नहीं होता है। स्टैटिक डेटा तो डायरेक्टली भी कॉल हो जाता है किसी नॉन स्टैटिक में। सर नॉन स्टैटिक, हाँ स्टैटिक। ये एम्प्लॉय के आगे आप ये कमेंट लगा दीजिए जो इम्प्लीमेंट किया है सर, तब भी स्टैटिक वाला दिख जाएगा, बाकी नहीं दिखेगा। तब भी दिख जाएगा? स्टैटिक वाला तो हमेशा दिखेगा, स्टैटिक वाला हमेशा दिखेगा। वो सीरियलाइजेशन का वो नहीं होता है ना पार्ट, नहीं अच्छा इसको वो नहीं किया ना आपने, सॉरी, वो ऑब्जेक्ट राइट नहीं होगा ना तो फिर रीड भी तो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट राइट नहीं होगा तो फिर रीड भी नहीं होगा। हाँ, तो मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फिर बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो मतलब वो लोड ही नहीं हुई क्लास मेमोरी में गई, मतलब ऐसे समझ लो कि वो मेमोरी में दोबारा नहीं आया ना। जब राइट नहीं हुआ तो रीड ऑपरेशन उधर से हुआ नहीं, रीड ऑपरेशन हुआ नहीं तो वो ऑब्जेक्ट फिर से आया नहीं मेमोरी में, इसलिए चला नहीं, है ना।
तो मतलब ये है आपका